नमस्कार साथियों, मैं कुमार गुप्ता आप सभी साथियों का अपने YouTube चैनल हिस्ट्री नामा पर एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी साथियों को भारतीय इतिहास हिस्ट्री नामा चैनल पर निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है। और अभी आपके लिए एक पिछली वीडियो इंडस वैली सिविलाइजेशन पे लेकर के आई गई थी और उसमें हमने कुछ क्वेश्चन पूछे थे। आप सभी साथियों का एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला। आप में से काफ़ी साथियों ने आंसर किए, करेक्ट आंसर किए कि हमने पूछा था कि नगर और ग्रामीण में क्या अंतर है। तो आप सभी साथी जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो पिछली वीडियो पर जाकर के उसके आंसर को कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने चर्चा किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन का नामकरण कैसे है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का विस्तार कैसे क्या रहा है। तो उसके आगे हम बढ़ते हैं और हम आगे की चर्चाएं हम और करना प्रारंभ करते हैं। ये सारी चीजें हमने कर लिया था कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कैसा रहा होगा। हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार अगर देखा जाए तो उत्तर उत्तर में जम्मू कश्मीर के माडा जिला चिनाब नदी से लेकर के दक्षिण में महाराष्ट्र के दाइमाबाद तक विस्तृत है। साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एक्सटेंशन है, इसका विस्तार है। अगर हम पश्चिम में बात करते हैं तो पश्चिम में ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के सुदकांगे और दास्त नदी यानी कि मकरान तट के किनारे पड़ता है। वहां से लेकर के इसका जो विस्तार हमें देखने को मिलता है, ये पूर्व में आप चले जाइए तो भारत के उत्तर प्रदेश के पश्चिमी एक जिला है मेरठ, और मेरठ मेरठ में एक स्थान पड़ता है आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी के किनारे स्थित है। वहां तक क्या है, हमें इसका विस्तार देखने को मिलता है। हिंडन नदी जो कि यमुना नदी की सहायक नदी है, और यमुना नदी किसकी सहायक नदी? यमुना नदी सहायक नदी है गंगा। ये लास्ट क्लास में हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि इसका विस्तार आपने देखा होगा कि भारत पाकिस्तान और उसके साथ साथ हमें अफगानिस्तान तक इसका विस्तार हमें क्या है दिखाई पड़ता है। इसका विस्तार हमें क्या है, इतना दूर तक विस्तार दिखाई पड़ता है। आगे की हम चर्चाएं करेंगे और हम चर्चा करने वाले हैं कि सर ये सिंध घाटी सभ्यता जो सिविलाइजेशन है ये कैसे हमारे सामने प्रकाश में आती है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसे क्या है हमारे प्रकाश में आती है, इस पर क्या है एक बार चर्चा करना हम क्या करेंगे, हम प्रारंभ। तो आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो तो हमने चर्चा कर लिया है, लेकिन सिंधु घाटी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगर किसी ने सबसे पहले हमें जानकारी दी है तो आप सब जानते हैं कि इसका खोजकर्ता किस पुरातत्वविद ने इसको खोजा था, तो सब जानते हैं जॉन मार्शल ने इसकी खोज की थी। लेकिन सबसे पहले अगर देखा जाए ये प्रकाश में कैसे आई, तो सबसे पहले ये जो प्रकाश में आ रही है चीजें वो कब से आई प्रकाश में, तो आपने नाम सुना होगा, नाम है उनका चार्ल्स मैसन। क्या नाम है? चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताया है। और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताया है। कब बताया है इन्होंने? 1826 में। कब बताया है इन्होंने? 1826 में चार्ल्स मैसन ने क्या किया है, सबसे पहले इसके बारे में हमें क्या है चर्चा किया। तो किसने सबसे पहले जिक्र किया है? सबसे पहले जिक्र किसने किया है? चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले क्या है जिक्र किया है। 1826 में चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले जिक्र किया। उसके बाद कर्निंघम जी का नाम आता है, अलेक्जेंडर कर्निंघम जी का नाम आता है। इन्होंने 1856 ईस्वी में क्या है, अलेक्जेंडर कर्निंघम जी ने 1856 ईस्वी में क्या किया है, 1856 ईस्वी में हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताया। और अगर देखा जाए जो खुदाई हुई है, अगर देखा जाए इस पर जो काम हुआ है वो कब काम हुआ है, वो 1921 में 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के हेड हुआ करते थे, विभाग के महानिदेशक हुआ करते थे जिनका नाम था जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी जी ने क्या किया था, राखल दास बनर्जी जी ने पहली खुदाई की थी। तो हड़प्पा नामक के स्थल की खुदाई किसने की, तो हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई दयाराम साहनी जी ने किया। और मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खुदाई किसने किया, राखल दास बनर्जी जी ने किया था।
तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी किसने दी, तो सर्वप्रथम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी हमें किसने दी, तो जानकारी देने वाले कौन थे, चार्ल्स मैसन। लेकिन हाँ, अगर आपको दूसरी तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के खोजकर्ता के रूप में किस पुरातत्वविद को जाना जाता है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के खोजकर्ता के रूप में किसे जाना जाएगा, जॉन मार्शल जी को जाना जाएगा। चलिए अब हम उनकी कुछ विशेषताओं पर चर्चा कर लेते हैं, कुछ विशेषताओं पर चर्चा कर लेते हैं। कुछ जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जानी जाती है अपनी विशेषताओं के कारण, तो आप सभी जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या अपनी नगर नियोजन प्रणाली के लिए जानी जाती है। ठीक है, तो नगर नियोजन प्रणाली की अगर बात किया जाए तो हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे प्रभावशाली विशेषताएं हैं वो क्या है, नगर नियोजन प्रणाली है, और उसके साथ साथ उनकी जल निकासी व्यवस्था, उनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही उच्च कोटि का हुआ करता था। तो ये इनका क्या है, सर्वप्रथम इनकी विशेषता है। आप जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, ऐसा हमें देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा क्या किया गया है, उसका निर्माण किया गया है एक वेल प्लान्ड तरीके से, बहुत ही कह सकते हैं निर्देशानुसार, बहुत ही संयमित तरीके से, बहुत ही सूझबूझ के साथ उसका क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। साथ ही साथ जो हम देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो नगर है वो दो भागों में हमें विभाजित देखने को, मतलब दो भागों में मोस्टली हमें जो प्रमुख रूप से नगर मिले हुए हैं, दो भागों में। एक क्या है, पश्चिमी भाग, या एक दूसरा पूर्वी भाग हुआ करता था, जिसको एक पश्चिमी टीला के नाम से जाना जाता था, और दूसरा किस नाम से जाना जाता है, दूसरा पूर्वी टीला के नाम से जाना जाता है। और इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, इनकी जो सड़कें हैं, सड़कें हैं एक दूसरे को क्या करती हैं, समकोण पर काटती हैं, एक दूसरे को क्या करती हैं, समकोण पे काटती हैं। सड़कों के किनारे हमें नालियां बनी हुई दिखा देती हैं। तभी हमने आपको बताया कि इनकी जल निकासी व्यवस्था बहुत ही उच्च कोटि की हुआ करती थी। जो सड़कें थी, गलियां थी, और कह सकते हैं निर्धारित योजना के आधार पर क्या किया गया था, उनका निर्माण किया गया था। ठीक है, जो कि क्या है, जो कि कहा क्या है, हमें कह सकते हैं एक ग्रिड पैटर्न को फॉलो करते हुए दिखा देती है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि सिंधु सभ्यता में सड़कें जो हुआ करती थी चौड़ी हुआ करती थी, और जिसकी लंबाई चौड़ाई क्या हुआ करती थी, लगभग 10 मीटर तक उसकी चौड़ाई हुआ करती थी। और इसको कह सकते हैं पुरातत्वविदों ने इसको क्या किया है, इसे राजपथ या कह सकते हैं प्रथम सड़क की संज्ञा दिया है। आगे हम अन्य विशेषताओं पर अगर हम चर्चा करते हैं, अन्य विशेषताओं पर चर्चा करते हैं, तो जो गृह निर्माण, ये जो भवन निर्माण की संरचना हुआ करती थी, भवन क्या हुआ करता था, बीच में आंगन हुआ करता था, बाकी चारों तरफ क्या हुआ करते थे, कमरे बने हुआ करते थे। ठीक है, और ये इनकी जो घरों के दरवाजे थे, ये मुख्य द्वार पर ना खुल करके क्या खुलते थे, पीछे गलियों की तरफ में खुलते थे इनके दरवाजे। ठीक है, ये सड़कों की तरफ क्या है, सड़कों की तरफ क्या है, दरवाजे इनके नहीं हुआ करते थे। साथ ही साथ हमें भवन निर्माण संरचना में हमें क्या है, शौचालय के भी निर्माण मिलते हैं, स्नानागार के भी निर्माण के हमें साक्ष्य मिले हैं, शौचालय के भी साक्ष्य मिले हैं, कुएं वगैरह का निर्माण किया जाता था। इन सब के क्या है, हमें प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हैं। साथ ही साथ हमने बताया ये प्रथम नगरीय सभ्यता हुआ करती, हड़प्पा सभ्यता कह सकते हैं बहुत ही सुविकसित सभ्यता हुआ करती थी। यहाँ पर मकान निर्माण में पकी हुई ईंटों का प्रयोग मिला हुआ है, पकी हुई ईंटों के साथ साथ अलंकृत ईंटों का प्रयोग मिला है, यानी कि कह सकते हैं डिजाइन ईंटों का प्रयोग किया गया है। और उनका एक रेशियो भी हुआ, का एक रेशियो हुआ करता था 1:2:4। इस रेशियो में क्या है, या कह सकते हैं 4:2:1। इस रेशियो में क्या है, एक निश्चित आकार एवं आकृति की ईंटें हमें क्या है, दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, हमने जैसा कि आपको बताया, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कालीबंगा से अलंकृत ईंटों के भी क्या हुए हैं, हमें प्रमाण प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ हमने जैसा आपको बताया कि अनुपात इनका क्या हुआ करता था, 4:2:1 अनुपात इनका क्या हुआ करता था, अनुपात हुआ करता था। नगरों की विशेषताओं को करने से पहले, एक एक नगरों की विशेषताओं करने से पहले इनकी हम थोड़ी सी सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा कर लिया है। तो जो समाज हुआ करता था, वह समाज कैसा हुआ करता था, परंपरागत तरीके से देखा जाए तो परिवार के रूप में रहा करते थे। समाज कैसा था, मात्र सत्तात्मक समाज हुआ करता था।
कैसा हुआ करता था समाज? मात्र सत्तात्मक, यानी कि यहाँ पर मात्र देवी की क्या की जाती थी? उपासना की जाती थी। यही प्रमाण मिलते हैं कि समाज कैसा हुआ करता था? समाज मात्र सत्तात्मक समाज हुआ करता था। समाज में आपको बता दिया जाए, ये एक प्रकार का कह सकते हैं यहाँ पे व्यापारिक श्रेणियों का निर्माण था। यहाँ पे व्यापारी वर्ग का क्या हुआ करता था? बोलबाला हुआ करता था, बोलबाला। और जैसा कि हमने अभी बताया हुआ है नगर नियोजन में कि जो मुख्य शहर थे वो दो भागों में विभाजित थे। कौन कौन से? पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला कह सकते हैं एक प्रकार से वहां पर प्रशासनिक वर्ग के लोग रहा करते थे, और पूर्वी टीला में क्या हुआ करते थे? आम लोग हुआ करते थे। आम लोग क्या है? हुआ करते थे। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत आपको बता दें, सामाजिक संस्थाओं के अंतर्गत यहाँ पर शवों का जो अंतिम संस्कार होता था वो 3 प्रकार से किया जाता था। 3 प्रकार से। एक तो होता था पूर्ण समाधिकरण, जिसमें क्या है, किसी भी डेड बॉडी को ले जाकर के उसको पूरी तरीके से क्या कर देना? दफना देना। जैसा कि आज हम देखते हैं। एक होता था आंशिक समाधिकरण, और तीसरा कौन सा होता था? कह सकते हैं दाह संस्कार। तो दाह संस्कार भी आप जानते हैं। आंशिक समाधिकरण में क्या होता है? आंशिक समाधिकरण के बारे में आप जानते होंगे, सुना होगा, पारसी समुदाय में किया जाता है। आप देखते होंगे कुछ ऐसा ही मिलता जुलता करते होंगे कि कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति जब एक्सपायर हो जाता होगा, वो उसका मृत्यु हो जाता हो, उसका देहावसान हो जाता होगा, तो क्या करते होंगे, वो डेड बॉडी ले जाकर किसी स्थान पर छोड़ देते होंगे। प्राकृतिक जीव जंतुओं के द्वारा उनका भक्षण कर लिया जाता था, फिर बचे हुए अवशेषों को ला करके क्या है? दफना दिया जाता था। तो ये 3 प्रकार के हमें क्या मिलते हैं? 3 प्रकार के हमें विशेषताएं, सॉरी कह सकते हैं अंतिम संस्कार के 3 प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। धार्मिक जीवन कैसा हुआ करता था? तो आपको बता दिया गया धार्मिक, हमने आपको बताया कि क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन मात्र सत्तात्मक समाज था, यानी कि मात्र देवी की उपासना की जाती, मात्र देवी की उपासना यहाँ पर की जाती थी। इसके साथ साथ ये हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो क्या थे? वो प्राकृत प्रेमी हुआ करते थे, प्राकृत के पूजक हुआ करते थे। ठीक है, वो पीपल का वृक्ष हो गया, जीव जंतुओं की पूजा करने में विश्वास रखते थे। प्राकृत प्रेमी काफी ज्यादा जल, अग्नि, वायु, वर्षा, इन सब की पूजा के भी क्या है हमें साक्ष्य प्रतीत होते। उसके साथ साथ हमें मोहनजोदड़ो से एक प्राप्त सील में क्या है? एक पुरुष मिला हुआ है, एक हमें एक मूर्ति कह सकते हैं, किसी आकृति मिली हुई है, जिसमें एक योगी, एक योग पुरुष, एक पुरुष क्या है? योग मुद्रा में बैठा हुआ है, और उसके आसपास में क्या है? एक जानवर है। तो हमने उनको क्या है? हमने उनको पशुपत देव माना है, पशुपत नाथ माना, और जानते हैं आप कि पशुपत नाथ किसे कहा जाता है? भगवान शिव को कहा जाता है। तो हमें पशुपत नाथ के भी हमें पूजा होने की क्या है? साक्ष्य मिले। अब एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर वो जो जानवर हैं, वो जो एनिमल्स थे वहां पर, वो कौन कौन से एनिमल्स हुआ करते थे? ठीक है, वो कौन कौन से एनिमल्स हुआ करते थे? तो उसमें कौन कौन सा था? हाथी था, गैंडा था, भैंसा हुआ करता था, ठीक है, और व्याघ्र और हिरण, ये क्या है? ये वहां पर हमें जानवर दिखाई पड़ते हैं, ऐसा प्रतीत देखने से प्राप्त होता है। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर लिंग और योनि की भी पूजा होती थी, चक्र की पूजा भी की जाती थी। हमें यहाँ से अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिले हैं, यानी कि अग्नि देवता को भी क्या है? पूजन किया जाता रहा है। ठीक है, कहीं कहीं हमें मूर्तियां भी मिली है, तो हम कह सकते हैं मूर्ति कला का आरंभ जो है वो सैंडो सभ्यता में भी क्या हमें दिखाई देता है। तो ये कुछ रही हैं हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की विशेषताएं। उसके साथ साथ आपको बता दिया जाए, ये सभ्यता ये सभ्यता कितनी पुरानी है? तो ये सभ्यता लगभग 2350 बीसी से लेकर के 1650 बीसी के मध्य क्या है? मानी जाती है। तो बाकी की बातें हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बिल्कुल जरूर बताइए कैसी लग रही सीरीज, मजा आ रहा है तो बिल्कुल जरूर कमेंट सेक्शन में करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जहां तक आप पहुंचा सकते हैं बिल्कुल आप पहुंचाइए। तो बने रहिए हमारे साथ, फिर से मिलेंगे हम आपके साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, हैव अ नाइस डे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।